Good morning, students. Welcome to class 12th economics session today. Students, today we are going to discuss about something very important or the very important aspect for the nation's development, and that is employment. Here, students, before we start, we ought to know about what do you understand by the term employment. मतलब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बच्चों हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है. तो अगर एम्प्लॉयमेंट को एक सिंपल इंग्लिश में कहा जाए बच्चों तो दैट इज रोजगार. दैट मीन्स टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट among the people. When the people are busy and they are busy, in return they are getting income. That is to create employment. Now, our government has planned various different programs for creating employment. हमारी सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्लान्स क्रिएट करे हैं बच्चों जिससे हम एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकें. Employment can be given by identifying, promoting and locating industries and services in semi-rural areas. मुझे लगता है आप सभी इस बात से अग्री होंगे कि अगर हमने एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना है तो उसका बेस्ट मैनर क्या है कि जो सेमी रूरल एरियाज हैं, जो बहुत ज़्यादा ना पिछड़े हुए हैं और ना जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, उन एरियाज में हमें कुछ इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज प्रमोट करनी चाहिए. वाई? बिकॉज यू ऑल नो कि इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज आर द बेसिक क्विकेस्ट source of creating employment. People used to get busy very efficiently and very quickly, minimum at the labor level. भाई अगर आप स्कूल ओपन करते हैं या कुछ है या इंडस्ट्रीज हैं या फैक्ट्रीज हैं तो यहाँ पर आप ऐसे लोगों को भी प्रमोट कर सकते हैं जो लेबर लेवल पे हों. और जो सेमी रूरल एरियाज होते हैं वहाँ बेसिकली प्रॉब्लम होती है और ऐसे ही लोग मिलते भी हैं, है ना. So I think you have agreed to this point. Second point is every state or region has the potential for increasing the income and employment for people in that area. To this I want to add this कि if we think of every rural area, if we think of every level, so we all know that कि every state has its own category, okay, and its region. Every state has its own series or has its own style of increasing the income and employment, isn't it? And it can quickly be done. और जो ये एरियाज हैं जहाँ पर लोगों को ये प्रमोट करा जाता है बच्चों, ये इजीली हो सकता है. कैसे? टूरिज्म से. क्यों? क्योंकि टूरिज्म एक ऐसी चीज है जहाँ पर आपको पता है कि लोग घूमने आएंगे ही आएंगे. टूरिस्ट आते हैं, इनकम बढ़ती है. इनकम बढ़ती है मतलब जरूर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तभी तो इनकम बढ़ रही है ना. रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज जैसे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं या जैसे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर कुछ लोगों का ग्रुप हम फॉर्म करके क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री. न्यू सर्विसेज लाइक IT या बहुत सारी सर्विसेज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट. तो हियर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द बेसिक 3 criteria for creating employment. Second is that central government in India had made a law. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक लॉ बनाया था जहां पर उस लॉ का नाम था राइट टू वर्क. दैट मीन्स कि इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, एटलीस्ट 625 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में जहां पर ये राइट टू वर्क एक्ट चला था. और ये किसने चलाया था? महात्मा गांधी जी ने. और इस एक्ट का नाम MG एंड नरेगा एक्ट रखा गया 2005 में. देखिए बेटे, जब हम नरेगा की सिर्फ बात करते हैं तो दैट इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. और इस एक्ट को आपने 9th में भी पढ़ा था. इस एक्ट में होता है कि एटलीस्ट मिनिमम 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है किसी को भी बाहर निकालने से पहले. उसको ये चीज़ दिखाई जाती है कि आपको
100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर हमने आपको वर्क करने के लिए रखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने किसी को जॉब पे रखा है तो उसका वर्क उसे अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन उसे कम से कम 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट देना ज़रूरी है. दैट इज़ अंडर नरेगा एक्ट. ओके, लेकिन जो ये महात्मा गांधी नरेगा एक्ट है ये कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर इंसान पढ़ा लिखा है तभी उसको वर्क करने को मिले. इंसान की, लोगों की कैपेबिलिटीज, अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज ऑफ द पीपल वन शुड गेट द वर्क. ओके, एंड दैट इज MG Narega Act. Under this act, all those who are able to and are in need of work in rural areas are guaranteed with 100 days of employment in a year by the government. If the government fails in its duty to provide employment, it will give unemployment allowances to the people. इस एक्ट के थ्रू क्या है बच्चों? इस एक्ट के थ्रू है कि हमें हर किसी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है. ओके, अब ये बात आती है कि मानो जो एम्प्लॉयमेंट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं हम उस पर्सन से सेटिस्फाई नहीं है तो हम उसे 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो देंगे, और एट द एंड अगर हम उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो हमें उसको अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ सरकार ने एक मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस सेट करा हुआ है और उतना अलाउंस उनको देना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, दिस वॉज MG नरेगा एक्ट. आई होप स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक ऑल्सो. ओके, अब ये बात आती है, आप सभी को पता है बच्चों कि हमारे देश में 3 सेक्टर्स इकोनॉमी है. हमने ये बात प्रीवियस क्लास में ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट वेयर our economy is divided into 3 different sectors. First is primary, second secondary and third is tertiary. प्राइमरी सेक्टर जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि प्राइमरी सेक्टर होता है बच्चों जहां पर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग ये वर्क होता है. तो और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारी कंट्री क्योंकि एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी कही जाती है बच्चों, हमारी कंट्री में आधे से ज़्यादा लोग हैं जो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है. नाउ इफ यू सी दैट इफ मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन इंडिया आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, then naturally the GDP will be the quota from the agriculture itself, because many are employed under this sector. When we come to secondary sector, इस सेक्टर में क्या होता है कि लेस देन हाफ ऑफ द पीपल, जितने लोग प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं उसके आधे यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं. जो सेकेंडरी सेक्टर है इसको बेटे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं. ये भी आपको पता होगा कि ये क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड में चीज़ों को ट्रांसफर करते हैं या बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो इसीलिए इसको सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है. और यहाँ पर जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो आता है, क्यों? क्योंकि जो लेबर क्लास सोसाइटी है, जो पीपल हैं, वो इसमें एंगेज बहुत हेल्दी मैनर में हो पाते हैं. ओके, जब हम बात करते हैं बच्चों टर्शरी सेक्टर की, तो टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर. अब जिस सेक्टर का नाम ही इटसेल्फ सर्विस से पड़ा है तो आप ये खुद समझते हो कि वहां पर उस सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी. ओके, तो दिस इज द रोल ऑफ these sectors. Coming up to the next बच्चों, the next topic is division of sectors as organized and unorganized. देखिए बच्चों, ये तो मैंने आपको बताया कि जो हमारी कंट्री है वो बेसिकली 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, जिनको अभी हमने डिस्कस करा. दूसरी बात और आती है कि हमारी कंट्री में कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं और कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं. तो अगर हम बात पहले ऑर्गेनाइज्ड को सिंपल इंग्लिश में आप क्या कहोगे? जो वेल प्रॉपर मैनर में हो, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड. और अनऑर्गेनाइज्ड क्या है? जो सिस्टमाइज नहीं है. तो अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में बात करें तो बेटे यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर आता है, पब्लिक सेक्टर आता है. क्यों? क्योंकि ये जो पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में बच्चों इसलिए आता है क्योंकि यहाँ जो भी काम होता है वो सिस्टमाइज्ड होता है, प्लान्ड होता है. सबकी लेवल्स की सैलरीज डिसाइडेड हैं, सबके अलाउंस डिसाइडेड हैं, सबका वर्क. और यहाँ जो एम्प्लॉयज हैं वो रेगुलर होते हैं. यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि बार बार एम्प्लॉयज आप चेंज करते हो. यहाँ जो एम्प्लॉय कैटेगरी है वो ऑलमोस्ट एक जैसी ही रहती है. तो इट इज अ सेक्टर वेयर द एम्प्लॉयमेंट
इन टर्म्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलर। यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट है वो फिक्स होती है और रेगुलर होती है, और जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको निश्चित तौर पे अश्योर्ड वर्क मिलता ही मिलता है। दैट मीन्स काम उनको मिलता ही, एम्प्लॉयज को पता है कि अगर हम इस सेक्टर में काम करेंगे तो दैट मीन्स आर एम्प्लॉयमेंट इज सिक्योर्ड। ओके, वो रजिस्टर करे जाते हैं सरकार के द्वारा और उनको वो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को ही फॉलो करना पड़ता है। वो अपने आप से कोई रूल रेगुलेशन फॉर्म नहीं कर सकते और ना ही कोई चेंजेस कर सकते हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशंस में। यहाँ पे जो जॉब होती है वो रेगुलर होती है और जो लोग वर्क करते हैं उनके फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि कभी 5 बजे छुट्टी हो रही, कभी 6 बजे हो रही, कभी 4 बजे हो रही। उनको ये पता है कि उन्होंने 9 बजे ज्वाइन करना है बैंक या ऑफिस और 5 बजे उनकी छुट्टी है, तो छुट्टी दैट इज समथिंग ऑथराइज्ड। अगर कोई रोल आया है या कोई रूल आया है या पॉलिसी बनी है तो वो सभी के लिए है, वो किसी एक के लिए नहीं है, वो सभी के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली जो एम्प्लॉयज होते हैं वो एंजॉय करते हैं। क्यों करते हैं एंजॉय? क्योंकि उनको पता है कि हमारी इनकम फिक्स्ड है, हमारा जो वर्क है वो फिक्स्ड है, हमारे फंड्स फिक्स हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड। अब जब हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बेटे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। अब अनऑर्गेनाइज का मतलब हुआ जो चीज बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज या सिस्टमाइज्ड मैनर में नहीं है, दैट इज अनऑर्गेनाइज। तो हियर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इट इज बेसिकली कि इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, पहली बात। दूसरी बात, द एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग अंडर दिस सेक्टर देयर इनकम इज नॉट फिक्स्ड, the policies made under this sector are not fixed, okay, and the people also note that their employment is not secure। उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो सिक्योर्ड नहीं है, उनको कम पैसे मिलते हैं और उन्हें ये भी पता है कि उन्हें कभी भी निकाला जा सकता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब आप ये सोचो कि जब हमने इतनी सारी बातें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिस्कस करी और आप ये देखो कि बहुत सारे ऐसे डिसएडवांटेजेस हमको रियलाइज हुए हैं, तो सरकार ने कहा कि क्यों ना हम इस बात पे सोचें कि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कैसे हेल्प कर सकते हैं या कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उनको सेव कर सकते हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बेटे सेव करने में सबसे पहली बात आई कि जो लोग वहां काम करते हैं एटलीस्ट उनकी एक वेज रेट, उनकी जो एक सैलरी है, एक जो मिनिमम, वो फिक्स्ड हो, ताकि जो काम वहां कर रहे हैं उनको पता हो कि हमें इतना पेमेंट तो मिलना ही मिलना है, वो बार बार चेंज ना हो। गवर्नमेंट उनको चीप लोन्स प्रोवाइड करे उन लोगों को जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ताकि वो अपने बिजनेस को बढ़ा सके, अपने काम को बढ़ा सके। गवर्नमेंट कुछ चीप ऐसी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करें जैसे बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज है या फूड फैसिलिटीज है या एजुकेशन है, कि जैसे कम से कम हर बच्चा 5th तक पढ़े, हर किसी को कम से कम रोटी तो मिले ही मिले, कम से कम उसको मिनिमाइज एक ऐसा खाना मिले कि वो अपना काम मेहनत से कर सके, उनके हेल्थ इश्यूज हों। गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे लॉज बनाए बच्चों जहां पर जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनको ओवर टाइम मिले, उनको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपना काम अच्छे से कर सके, और साथ में अगर वो ज्यादा देर तक काम करें तो उनको अलग से पे करा जाए। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बेटे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रोटेक्ट करना। अब बात आती है बेटे कि हम किस तरीके से प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो बेटे, पब्लिक सेक्टर होता है जो जनरली ओन करा जाता है सरकार के द्वारा। पब्लिक सेक्टर में जो सारी चीजें होती हैं वो सरकार के द्वारा होती हैं, सर्विसेज सारे सरकार प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल रेलवेज है, रेलवेज एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है पब्लिक सेक्टर का। क्यों? या पोस्ट ऑफिस है, क्योंकि ये जो ओन करता है ये सरकार करती है, गवर्नमेंट करता है, और यहाँ इनका जो बेसिक मोटिव होता है पब्लिक सेक्टर का बच्चों, वो होता है पब्लिक वेलफेयर, ना कि टू अर्न प्रॉफिट। लेकिन जहां हम बात प्राइवेट सेक्टर की करते हैं बच्चों, प्राइवेट सेक्टर में बेसिकली क्या होता है कि जो भी चीजें होती हैं या जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करे जाते हैं वो बेसिकली किसी एक इंडिविजुअल से होते हैं, प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। सरकार का या गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल बच्चों नहीं होता, कोई भी सर्विस इसमें सरकार प्रोवाइड नहीं करती। और यहाँ जो बेसिक मोटो होता है लोगों का कमाने का, वो होता है टू अर्न प्रॉफिट्स। जैसे गवर्नमेंट में होता है पब्लिक वेलफेयर, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स को कमाना।
और ये जो एक्टिविटीज हैं प्राइवेट सेक्टर में, इनका मेन मोटिव ही प्रॉफिट्स को अर्न करना होता है ना. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सभी चीजें जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करे हैं वो समझ में आए हो. अगर कुछ नहीं समझ में आया है बच्चों तो प्लीज पूछें, डू आस्क एंड प्लीज बी केयरफुल. जो नोट्स कल मैंने प्रोवाइड करे थे ये उनसे रिलेटेड ही है. प्लीज इसको ध्यान से सुनना वीडियो को. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके क्लास 12th. थैंक यू बच्चों. स्टे सेफ, स्टे होम एंड बी हेल्दी.